जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मुगरे। तो आज है 16 जून 2023 और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आइए एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर साइक्लोन के बारे में देखने को मिल रहा है क्योंकि साइक्लोन जो है उसने यहाँ पर लैंडफॉल किया है गुजरात में। तो अब लैंडफॉल क्या होता है? साइक्लोन जब ज़मीन पर आता है, हालांकि तबाही सबसे ज़्यादा जब ज़मीन पर आता है तभी वो मचाता है, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर आता है उसका जो पतन है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब आप विध्वंस ज़्यादा करने लग जाओ, जब आप बुराई ज़्यादा करने लग जाओ, समझ लो कि आपका अंत शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर साइक्लोन जो है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। तो ये आप ऑलरेडी जो हमारी PDF है उसमें से रिवाइज कर सकते हैं। देन दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो पॉक्सको केस है वो यहाँ पर सीख कर रही है कैंसिल करने का। तो यहाँ पर ये एक्ट क्या होता है ये पता रहना चाहिए, ये भी हमने कवर किया हुआ है, ये भी आप PDF से अगेन रिवाइज कर सकते हैं। कर्नाटका एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उसको स्क्रैप करने जा रहा है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ क्या होता है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज। USA फिर से यूनेस्को को रिज्वाइन कर रहा है, तो ये एडिटोरियल है। तो यहाँ पर यूनेस्को क्या होता है ये हमें पता रहना चाहिए, तो ये आज हम कवर करेंगे। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगेन आज के इसमें एडिटोरियल आया, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। UCC को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुश, अगेन आज का एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है जो ऑलरेडी हमने UCC के बारे में कल ही कवर किया था। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो ये भी एक एडिटोरियल एक्सप्लेन्ड सेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये आज हम कवर करेंगे। इसी के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं इसको भी हम कवर करेंगे। इंडिया यहाँ पर MGQ जो जेट से ये ले रहा है, बेसिकली जेट्स मतलब अनमैन्ड एरियर व्हीकल है, तो ये ले रहा है। तो ये क्या है ये हमें पता रहना चाहिए, इसको भी आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कर्नाटका स्क्रैप कर रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है। उसी के साथ हमारे लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वर्शिप एक्ट, है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो वो आपने नहीं रिवाइज किया है तो एक बार फटाफट जाकर आप रिवाइज जो है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये है क्या। तो देखिए यहाँ पर कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन, अब कन्वर्ट काय में किया जा रहा है, मेल टू फीमेल कन्वर्ट किया जा रहा है, फीमेल टू मेल कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या कन्वर्ट किया जा रहा है? कन्वर्जन है ये रिलीजन के बेसिस पर, मतलब यहाँ पर हिंदू जो है उसको मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड वाइस वर्सा, जो भी मतलब अलग अलग रिलीजन्स है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर उसके विरुद्ध ये एक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब उसके विरुद्ध क्यों? हमें तो देखने को मिलता है कि हर किसी को अपने बिलीफ रखने का अधिकार है, अपना पर्टिकुलर रिलीजन जो है फॉलो करने का अधिकार है। तो मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी रिलीजन, कोई भी बिलीफ जो है उसके अकॉर्डिंग रह सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये लॉ क्यों लाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर कन्वर्ट आप नहीं करना है? यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों लाया जा रहा है? ये लाया जा रहा है जिससे कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन है उसको रोका जाए। कई जगह पर हम देखते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो किया जाता है। फोर्स्ड कन्वर्जन इन द सेंस कि मेरे बिलीफ है, मेरे यहाँ पर समझ लीजिए रिलीजन है जो मैं बिलीफ रखता हूँ या मुझे फॉलो करना है, अब उस बिलीफ के अगेंस्ट में जाकर फोर्सफुली मुझे दूसरा रिलीजन जो है वो यहाँ पर करने के लिए बोला जाता है, उसको कहा जाता है फोर्स्ड कन्वर्जन। ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन है ये ना हो इसके लिए लाया गया है एंटी कन्वर्जन लॉ। अब आपको समझ में आ गया? तो एंटी कन्वर्जन लॉ बेसिकली रेफर किया जाता है लॉ को जो कि डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो कन्वर्जन है ऑफ वन रिलीजन टू अनदर उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको प्रोहिबिट किया जा सके। ठीक है, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर जो रिलीजियस ग्रुप है उससे एक इंडिविजुअल को बचाया जा सके किसी और ग्रुप के बहकावे में आकर किसी और रिलीजन को फॉलो करने के लिए। तो स्पेसिफिक प्रोविजन जो एंटी कन्वर्जन लॉ ये वेरी होते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। क्रिमिनल या सिविल जितनी भी पेनल्टीज लगानी है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग हमें देखने को मिल सकते हैं। सम पीपल बिलीव दैट एंटी कन्वर्जन लॉ जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वॉयलेट करता है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसको यहाँ पर वॉयलेट करता है, ऐसा भी कुछ लोगों को कहा जाता है
क्योंकि लोगों का ये मानना है कि आज के समय पर फोर्स्ड कन्वर्जन या फिर इन्फ्लुएंस्ड कन्वर्जन जो है वो नहीं हो सकता है। लेकिन हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है, कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि भाई अगर आपको शादी करनी है तो आपको आपका रिलीजन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, या शादी के बाद रिलीजन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो ओल्ड रिलीजन है जिसमें उनका बिलीफ है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर क्या करती है, हैम्पर करती है एक हार्मोनी को, हैम्पर करती है कल्चरल बिलीफ को। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो ज़रूरत क्या है एंटी कन्वर्जन लॉ की, जिससे कि जो कल्चरल एंड सोशल कोहेजन है पर्टिकुलर कम्युनिटी का, सोसाइटी का, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके। कन्वर्जन जो है फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, डिवीजन कर सकता है विद इन द कम्युनिटी, है ना। और इसी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ये रहना अनिवार्य है, यहाँ पर नेसेसरी है, ताकि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम बीइंग कोर्स्ड और डिसीव्ड इनटू कन्वर्टिंग टू डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पर प्रोटेक्ट जो है वो उसको किया जा सके, ये यहाँ पर मेन मुद्दा जो है वो हमें देखने को मिलता है। नो राइट टू एवेंजलाइज, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है कि वो अपने मतलब का, अपने बिलीफ का रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, स्प्रेड करे। फ्रॉडलेंट मैरिजेस, रिसेंट पास्ट में हमें नंबर ऑफ इंस्टेंस देखने को मिले हैं जहाँ पर जो मैरिजेस होते हैं उसमें कन्वर्ट करने को बोला जाता है आपका रिलीजन, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। या फिर आइदर हमें देखने को मिलता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी जो उसको हाइड किया जा रहा है, शादी की जा रही है, एंड देन उसके बाद रिलीजन जो है उसको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को फ्रीडम टू लीव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स। हमारा फंडामेंटल राइट बोलता है जो प्रैक्टिसेस है उनके हिसाब से वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आइडिया जो है रिलीजियस फ्रीडम का फॉर ऑल, इंडिया इज ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट। यहाँ पर जो स्टेट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम देखते हैं तो उसमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 देखने को मिलते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, पूरा पॉलिटी का कोर्स जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है आप सभी को पता ही है। क्या करना है आपको, MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सिर्फ पॉलिटी ही नहीं तो इकोनॉमी भी है, हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, एंशिएंट हिस्ट्री बोलिए, जियोग्राफी बोलिए, प्लस आपको एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट सब कुछ देखने को मिलता है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो डाउनलोड कीजिए क्या, MM अकेडमी ऐप। तो यहाँ पर आर्टिकल 25 जो है वो बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 जो है वो बोलता है कि भाई रिलीजियस अफेयर जो है आपके मैनेज कर सकते हो, आपको अधिकार है। 27 बोलता है कि पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, है ना। देन उसके बाद आर्टिकल 28 बोलता है कि अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप्स इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या दी गई है, हमारे फंडामेंटल राइट जो उसमें दी गई है। इन शॉर्ट इसका क्रक्स हम ये बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने बिलीव के हिसाब से अपना रिलीजन जो है वो चुनने का अधिकार है और उसको फॉलो करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का भी अधिकार है। अब यहाँ पर जो कन्वर्जन है एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन एंड मोर इम्पोर्टेंटली राइट टू कंसाइंस ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री एक्सट्रीमली चेरिस्ड एंड यहाँ पर वैल्यूएबल राइट्स हैं। अब यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इसमें फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट पीपल टू पर्टिकुलर रिलीजन ये दिया है क्या, नहीं दिया गया है कि भाई आपको अधिकार है इंडिविजुअली कि आप प्रोफेस कर सकते हो, आप प्रोपोगेट कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन क्या यही आप किसी और को फोर्स कर सकते हो कि भाई आपका पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको आप चेंज करो, नहीं, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। तो यहीं पर आता है एंटी कन्वर्जन लॉ। अब यहाँ पर इश्यूज़ क्या है जो एंटी कन्वर्जन लॉ से एसोसिएटेड है, क्या प्रॉब्लम्स है इस लॉ के तहत। सबसे पहली तो आर्ग्यूमेंट वही आती है कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि भाई एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वॉयलेट करता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि प्रोटेक्ट किया गया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज में भी, कि भाई हर किसी को अपना जो मतलब रिलीजन है ये फॉलो करने का अधिकार है। अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है अपना रिलीजन जो है अगर वो चेंज करना चाह रहा है तो फिर दिक्कत क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो वहीं पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो यूज़ किया जा सकता है टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टन रिलीजियस ग्रुप्स, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है।
कुछ केसेस में लॉज जो है यूज़ किया गया है जिससे कि यहाँ पर माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप जो है उनको यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जाए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हो, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो चीज़ें हो सकती है। कोर्जन एंड मैनिपुलेशन, कुछ व्यक्ति आर्ग्यू करते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ये नेसेसरी है टू प्रिवेंट कोर्जन एंड मैनिपुलेशन रिलीजियस कन्वर्जन। आपने देखा होगा कई सारे रिलीजियस कन्वर्जन में कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि लोगों को बहकाया जाए, जिससे कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, और उसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना रिलीजन चेंज करते हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर पैसे दिए जाते हैं, इनफैक्ट कई जगहों पर बोला जाता है कि आपके बच्चे की पूरी जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर करा दी जाएगी। तो ऐसे इसमें क्या होता है, ऐसी महिलाएं जो सिंगल हो, ऐसी महिलाएं जो कमाती ना हो, ऐसे सिनारियो में वो सोचती है कि ये तो बड़ा बेटर ऑप्शन है कि कन्वर्ट हो जाओ, देन उसके बाद बच्चे को क्वालिफिकेशन जो है वो भी हो जाएगा, प्लस हमको कुछ पैसा जो है वो भी मिल जाएगा। सोशल एंड कल्चरल डिवीजन जो है वो हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है बाकी लॉज के साथ यहाँ पर, जैसे कि लॉज प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी यहाँ पर वॉयलेट होते हैं। इफेक्टिवनेस, डिबेट होती है कि इफेक्टिवनेस जो एंटी कन्वर्जन लॉ का यहाँ पर जो गोल है उसका अचीव करने में इसमें कामयाब नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है मैरिजेस एंड कन्वर्जन पर, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है यूपीएससी बोलिए या स्टेट पीएससी बोलिए, उसमें आपको जो जजमेंट्स है वो भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि जजमेंट किससे रिलेटेड है। अगर नहीं तो फिर आपको आ सकता है मेंस में क्वेश्चन। तो मेंस में अगर आपको आता है एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, तो 1-2 अगर आप यहाँ पर जजमेंट जो है वो लिख देते हो तो फिर आपको यहाँ पर बेहतर मार्क जो है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हदिया वर्सेस अशोकन जो केस हमें देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि अडल्ट हैज़ राइट टू मैरी एंड कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो अडल्ट है उसको इतनी समझ है कि उसको कौन से रिलीजन में रहना है, इसीलिए उसको शादी करने का भी अधिकार है, प्लस दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने का भी अधिकार है। एंड स्टेट डज नॉट हैव द राइट टू इंटरफियर विद इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ मैरी एंड कन्वर्ट। तो जो स्टेट है उसने यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ ये सब लाकर यहाँ पर उसको इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, ऐसा बोला गया था। इन केस ऑफ लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट एन इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू मैरी समवन ऑफ देयर चॉइस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन का सोशल स्टेटस। तो यहाँ पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिविजुअल को शादी करने का अधिकार है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सोशल स्टेटस, है ना। और ये भी बोला कि भाई यहाँ पर राइट स्टेट जो है उनके द्वारा कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सरला मुगडल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आता है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया पर्सन कैन कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन फॉर पर्पस ऑफ मैरिज। ठीक है, वो कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कन्वर्जन में यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो यहाँ पर एज अ प्रीटेक्स्ट कन्वर्जन शुड नॉट बी यूज्ड, है ना। कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड एनी कन्वर्जन जो यहाँ पर पर्पस ऑफ मैरिज के लिए की जा रही है इज वॉइड एंड कैनॉट बी यूज्ड एट डिफेंस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलती है। देन उसके बाद पुष्पाबाई वर्सेस सेल्वराज यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, टू कन्वर्ट अनदर रिलीजन उसके पास अधिकार तो है, लेकिन सच अ कन्वर्जन शुड बी जेन्युइन एंड वॉलंटरी। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो लास्ट केस हमें देखने को मिलता है पुष्पाबाई का, इसमें देखने को मिलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कोई व्यक्ति है ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से दूसरे रिलीजन में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है, पर ये जो कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है ये जेन्युइन होना चाहिए और वॉलंटरी होना चाहिए। आप अगर धोखे से रिलीजन का परिवर्तन कर रहे हो तो वो गलत रहेगा, आप फोर्सफुली अगर परिवर्तन करा रहे हो तो वो भी यहाँ पर गलत रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लॉज। करंट एंटी कन्वर्जन लॉ जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा देखा जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के तहत देखा जाना चाहिए, फ्रीडम जो रिलीजन है उसके तहत देखा जाना चाहिए, स्कोप जो है लॉ को उसको लिमिट किया जाना चाहिए। अभी ऐसा है कि भाई यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन हो रहा है तो वो मान लिया जाएगा कि एंटी कन्वर्जन लॉ है, ये नहीं हो सकता है, मतलब कन्वर्ट ही नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। लेकिन इसको लिमिट किया जाना चाहिए कि भाई सिर्फ फोर्सफुल तक रखो, आप फोर्सफुल अगर कन्वर्जन किया जा रहा है तो वहाँ तक रखा जाए। देन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है इम्प्लीमेंटेशन में उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। जो डायलॉग से एजुकेशन है प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग भी यहाँ पर ज़रूरी है कि कौन सा यहाँ पर फोर्सफुल हो रहा है, कौन सा यहाँ पर जेन्युइन तरीके से हो रहा है, कौन सा यहाँ पर वॉलंटरी तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी है। क्लियर है, तो अब आपको पूरा एंटी कन्वर्जन लॉ समझ में आ गया है क्या है। तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं साइंस एंड टेक केस पर।
तो साइंस एंड टेक में अगर हम देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें आर्टिकल जो है वो देखने को मिलता है। देखिए साइंस एंड टेक जो है ना, ये इसके क्वेश्चंस इंक्रीज़ हो रहे हैं नो डाउट यूपीएससी में, और उसी के साथ साथ हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम भी यहाँ पर साइंस एंड टेक को और अच्छे तरीके से करें। इसलिए साइंस एंड टेक में आप देखिए ज़्यादा आर्टिकल्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, और ज़्यादा आर्टिकल्स आपको यहाँ पर ज़्यादा तरीके से मतलब बेसिकली ऑप्शंस दे रहे हैं कि कैसे आप आपका जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो क्या ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या इनका ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है? तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ओनली 1, ओनली 2, है ना, ओनली 3, मतलब 3 मतलब ये 1 2 3 वो वाला नहीं है। 1 मतलब एक ही ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ऐसे आ सकते हैं। तो और दूसरा यहाँ पर यह है कि ट्रेंड के बारे में पूछा जा सकता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का ट्रेंड इंक्रीज़ हुआ है। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में कौन कौन से डिसीज़ आते हैं। चौथा ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कौन कौन से इसको सीरियसली ले रही है। ठीक है, देन मेंस में भी इसका क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है। तो सभी फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस है। 2021 में स्टडी ने फाउंड किया कि इंडिया हैज़ 101 मिलियन पीपल विथ डायबिटीज़। कितने लोग हैं? 101 मिलियन लोग हैं डायबिटीज़ से। एग्ज़ाम के लिए क्या आंकड़ा याद रखना ज़रूरी है? जी नहीं, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए आपको ये आंकड़ा जो है वो याद रखना पड़ेगा कि इतने लोग, 101 मिलियन। आप समझ सकते हो 101 मिलियन यहाँ पर बात की जा रही है। 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 मिलियन मतलब कितना होता है? 1 करोड़। सोच लो आप, 101 मिलियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर? एंड 136 मिलियन आर प्री डायबिटिक्स। प्री डायबिटीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। एडिशनली 315 मिलियन, एडिशनली बोला जा रहा है, ठीक है, 300 में हैड हाई ब्लड प्रेशर एंड 254 मिलियन जनरलाइज्ड ओबेसिटी, 351 एब्डोमिनल ओबेसिटी। मतलब यहाँ पर आंकड़े जो है वो ऐसा ही नहीं 1 के 2 करोड़, यहाँ पर सीधा 100 करोड़ तक चीज़ें जो है वो जा रही है, 10 करोड़ तक चीज़ें जो है वो जा रही है ना, 10 करोड़ तक हम यहाँ पर चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पर क्या है, 315 मिलियन लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर है, 254 मिलियन जनरलाइज्ड ओबेसिटी है, 351 मिलियन एब्डोमिनल ओबेसिटी है, 213 मिलियन लोग आर यहाँ पर क्या है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलमीनिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये कहाँ फंसता है, ये आर्टरीज में फंसता है, आर्टरीज में फंसने की वजह से हार्ट अटैक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आंकड़े जो है, मतलब बेसिकली ये आंकड़े आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पता रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर सब मिलियन मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में ही है। सिग्निफिकेंट स्टडी यहाँ पर क्या बोलती है कि फर्स्ट डायबिटीज़ एंड अदर मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिस्लेप्निया, यहाँ पर आप देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो उनको यहाँ पर क्रॉनिक डिसीजेज भी कहा जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं और जो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ है, अगर वो किसी और व्यक्ति से मिलता है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, तो क्या ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बोलने से, बात करने से? नहीं, ऐसे नहीं होती है। अब जैसे आपको सर्दी है, वायरल डिसीज़ है, आप किसी के टच में आ गए तो उसको भी वायरल डिसीज़ हो सकता है, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेट नहीं होते हैं। प्लस क्रॉनिक हमें देखने को मिलते हैं, जो लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है कि भाई आपने दवाई ले ली और आजकल में आप अच्छे हो गए, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक, क्योंकि होता है ना ऐसे कई बार कि आपकी अगर माता को मतलब समझ लीजिए फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप में भी वो डायबिटीज़ जो है वो आ जाती है, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर के ऊपर। मेन टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कैंसर, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसीज, डायबिटीज़, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। कॉजेस अगर हम देखते हैं तो टोबैको यूज़, अनहेल्दी डाइट, हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, एयर पोल्यूशन, ये सब मेन फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन के ऊपर हमें लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये नॉन कम्युनिकेबल काफ़ी कॉमन है। दूसरा, करंटली अर्बन जो रीजन है, हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमें देखने को मिलते हैं दैन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में क्या है भाई, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो,
और फिर उसके बाद क्या है, उठना है तो काय के लिए, बस सिगरेट पीने के लिए उठना है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हाईएस्ट डायबिटिक प्रिवेलेंस जो है वो हमें गोवा में, पुदुचेरी में और केरला में देखने को मिलता है। प्री डायबिटिक्स जो है वो सिक्किम में, हाइपरटेंशन जो है पंजाब में हाईएस्ट देखने को मिलता है। जनरलाइज्ड ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है हाईएस्ट है पुदुचेरी में। केरला जो हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया है वो हमें देखने को मिलता है। लोवेस्ट प्रिवेलेंस जो है वो हमें उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में और झारखंड में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वैसा? वे फॉरवर्ड जो है वो सीधी सी बात है यहाँ पर, वेलनेस, लाइफस्टाइल, ये हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाओ। यहाँ पर मेजर कंसर्न जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का भाई वही है कि यहाँ पर 4 मेजर एनडीसी जो है उसने निकाले हैं: कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कैंसर्स, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ एंड डायबिटीज़। यहाँ पर बिहेवियरल रिस्क फैक्टर जो है वो हमें अनहेल्दी डाइट हमें देखने को मिलती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, यूज़ ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो अगर डायबिटीज़ है, क्या आप इनमें से कुछ करते हो? अनहेल्दी डाइट आपकी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, टोबैको का इस्तेमाल है या अल्कोहल का इस्तेमाल है। प्रोग्राम जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलती है जिससे कि हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रोक सकें या कम कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। इंडिया जो है वो 31 MQ-9 रीपर UAV यहाँ पर अनमैन्ड एरियर व्हीकल जो है वो यहाँ पर लेने वाला है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू US। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उन्होंने थर्सडे को अप्रूव किया। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है सर, आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, कि ये क्या है पूरा इसके बारे में डिटेल में। प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 आर्म्ड MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियर व्हीकल, ठीक है। तो ये कंफर्म किया गया है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये आप पढ़ सकते हैं कि भाई लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल था, है ना, कितने पैसे, ये एग्जाम में नहीं आता है कितने पैसों में यहाँ पर लिया गया है, क्या लिया गया, क्या लिया गया है। तो ये बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है ये MG-9 रीपर, तो ये क्या है, इसके कुछ फीचर्स आपको पता रहने चाहिए। इसको प्रेडेटर भी कहा जाता है। यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं होता है ना, एक ड्रोन की तरह ये काम करता है। ये कैपेबल है रिमोटली कंट्रोल्ड, यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं, रिमोटली कंट्रोल किया जाता है जैसे कि ड्रोन होते हैं ना वो उसकी तरह। ये जनरल ऑटोमिक ऑर्नोटिकल सिस्टम के द्वारा किया गया है, प्राइमरी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए। रिमोटली ऑपरेटेड बाय 2% टीम जिसमें पायलट होता है, एयर क्रू मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। ये सर्विलेंस के लिए भी और स्ट्राइक्स दोनों के लिए यूज़ होता है। तो अगर आया सिर्फ सर्विलेंस के लिए ही यूज़ होता है आपको एग्जाम में, ठीक है, अभी इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि मिसाइल्स पर क्वेश्चन पूछा गया था तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिर्फ सर्विलेंस के लिए होता है ओनली, तो ये गलत रहेगा। सर्विलेंस प्लस स्ट्राइक दोनों के लिए यहाँ पर होता है। फीचर्स क्या है, 11 मीटर लॉन्ग है, विंग स्पैन ऑफ 22 मीटर्स, रीपर कैन आर्म्ड विथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल एंड लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, सभी के लिए होता है, ठीक है। इट कैन फ्लाई एन अल्टीट्यूड ऑफ 50,000 फीट, 15 किलोमीटर तक ये फ्लाई कर सकता है एंड ओवर टारगेट तक जा सकता है, और 27 आवर्स तक ये जा सकता है। टॉप स्पीड 275 मीटर पर आवर की हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM Academy ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।